नमस्कार। आज हम जिन विधाओं पर बात करेंगे वे विधाएं हैं यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार और डायरी साहित्य। हम इन तीनों विधाओं की विशेषताएं को जानेंगे, इनको लिखने वाले, इनको रचने वाले प्रमुख रचनाकारों के बारे में जानेंगे और ये बात करेंगे कि ये विधाएं क्या महत्व रखती हैं। इनमें सबसे पहले हम यात्रा वृत्तांत की बात करते हैं। यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण या यात्रा आख्यान, कौन सा नाम अधिक उपयुक्त है? ऐसा जानकारों का मानना है कि यात्रा वृत्तांत में जहाँ वृत्तांत जैसा एक सपाट शब्द आ जाता है, वहीं यात्रा संस्मरण में संस्मरण का दबाव गहरा जाता है। इनसे अलग यात्रा आख्यान जब हम कहते हैं तो उसमें आख्यान की तरह एक गहराई, गंभीरता और गरिमा हम महसूस करते हैं और वो सपाट यात्रा वृत्तांत की तुलना में ये कहा जाना चाहिए कि यात्रा का सचमुच एक अच्छी तरह से किया हुआ बखान है, आख्यान है। तो इन तीनों शब्दों पर अगर हम विचार करें तो यात्रा आख्यान को हम सबसे अधिक उचित समझते हैं, क्योंकि उसमें यात्रा की तरह एक खुलापन हम महसूस करते हैं। हिंदी में गद्य विधाओं पर गंभीरता से विचार करने वाले कथाकार अरुण प्रकाश ने इस पर भी विचार किया है और उन्होंने ये माना है कि यात्रा आख्यान सबसे उपयुक्त शब्द होगा यात्रा संबंधी लेखन के लिए। यात्रा आख्यान हिंदी में कब से शुरू हुआ, इस पर अगर हम याद करें तो भारतेंदु के युग से इस विधा में हमको किताबें देखने को मिलती है। इस विधा पर लिखा जाना शुरू हुआ था, लेकिन गंभीरता से, कायदे से जो पहली किताब या कहा जाना चाहिए कि जिस किताब ने यायावरी पर सबसे पहले ध्यान पाठकों का खींचा था, वह थी राहुल सांकृत्यायन की गुमक्कड़ शास्त्र, जो कि 1949 में आई थी। इसी के आसपास यानी 1953 में एक किताब आई थी अज्ञेय की, अरे यायावर रहेगा याद। इन दोनों किताबों को हिंदी की सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण किताबें हम मानते हैं यात्राओं से संबंधित। मोहन राकेश की एक किताब थी आखिरी चट्टान तक, जिसे यात्रा आख्यान के क्षेत्र में हिंदी में सबसे मकबूल किताबों में, सबसे मशहूर किताबों में माना जाता है। वह भी 1953 में आई थी। यशपाल, जिनको हम झूठा सच जैसे उपन्यास के लिए जानते हैं, उनका यात्रा संस्मरण लोहे की दीवारों के दोनों ओर भी इसी साल आया था। राहुल सांकृत्यायन लगातार लिखते रहे, उन्होंने खूब लिखा। उन्होंने यात्रा आख्यान में भी अनेक पुस्तकें लिखी, जो कि बाद में अनेक वर्षों तक आती रहीं। इस प्रारंभिक दौर के बाद में नई कहानी का आंदोलन जब हिंदी में शुरू होता है, तो उस नई कहानी के आंदोलन में अनेक कथाकार, जैसा कि हम जानते हैं, परिदृश्य में सक्रिय थे। उन कथाकारों ने केवल कहानियाँ ही नहीं लिखी, उन्होंने गद्य की दूसरी विधाओं में भी अपना योगदान दिया। हम देखते हैं कि उस दौर में कथेतर विधाओं में उन्होंने अनेक प्रयोग किए, अनेक पुस्तकें लिखी। 1958 में धर्मवीर भारती की किताब आई थी जिसका शीर्षक था ठेले पर हिमालय। वो एक बड़ा मकबूल यात्रा वृत्तांत माना जाता है। 1960 में अज्ञेय का एक और यात्रा वृत्तांत आया था, एक बूंद सहसा उछली। रघुवंश, जो कि बड़े आलोचक थे, उनकी किताब आई 1961 में हरी घाटी। और निर्मल वर्मा का जो यात्रा वृत्तांत है, जो कि हिंदी के यात्रा वृत्तांतों में सबसे प्रतिष्ठित किताबों में से एक है, चीड़ों पर चांदनी, वो 1964 में आया था। चीड़ों पर चांदनी पर अगर रुक कर हम 2 मिनट बात करें, कुछ क्षण बात करें, तो ये कहा जा सकता है कि असल में अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन के बाद अपवाद और महत्वपूर्ण किताबें बीच में भी मिलती है, लेकिन जो ऐसी किताब जिसमें यात्रा वृत्तांत का सचमुच हमको गहराई मिले, जिसमें सचमुच यात्रा वृत्तांत की आत्मा के दर्शन हो, वो किताब निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी है, जहाँ यात्रा करने वाले यात्री के शब्दों में यात्रा का सुख भी है, गद्य की गरिमा भी है और
उस देखे गए स्थान या वर्णित किए गए स्थान के बारे में भी बहुत अच्छा, बहुत कायदे से लिखा गया है। असल में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अब जिस ज़माने में इंटरनेट आ चुका है, गूगल के माध्यम से हम दुनिया भर के फ़ोटो देख सकते हैं, गूगल के मार्फत हम दुनिया भर की जगहों के बारे में जान सकते हैं, तब यात्रा वृत्तांत लिखे जाने की या यात्रा आख्यान लिखे जाने की ज़रूरत क्या बची है? प्रश्न तो सुनने में वाजिब लगता है, लेकिन यह ध्यान देना होगा कि इंटरनेट या तमाम चीज़ें हमें ये तो बताती हैं कि कोई जगह कैसी दिखाई देती है, किसी जगह के चित्र बता सकती है, किसी जगह के जीवन की झलकियाँ तो दे सकती है, लेकिन उस स्थान के या उस वहाँ के जीवन को अनुभूत करने वाले व्यक्ति अगर उस स्थान के बारे में हमें बताएं, वहाँ के जनजीवन के बारे में हमें बताएं, तो वो बिल्कुल एक भिन्न प्रकार का अनुभव होगा। यह ठीक वैसा ही है, किसानों की दुर्दशा अंग्रेजी राज में जो हुई, भारत में गुलामी के दौरान जो किसानों के साथ ज्यादतियाँ हुई, किसानों की हालत जिस तरीके से ख़राब हुई, उसके बारे में आर्थिक और सामाजिक विषयों के विद्वानों ने किताबें लिखी है। भारत का आर्थिक इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें जानकारियाँ तो मिलेगी, लेकिन एक किसान कैसे तिल तिल कर मृत्यु की ओर बढ़ा, कैसे वो किसानी छोड़कर मजदूर बनने पर विवश हुआ, उसका वृत्तांत या उसका आख्यान तो गोदान ही है। ठीक वैसे ही यात्राओं के बारे में, स्थानों के बारे में जानना देखना एक बात होती है, और स्थानों के बारे में यात्राओं को पढ़ना बिल्कुल भिन्न बात। तो हम बात कर रहे थे निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी की। इसके बाद 1966 में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का एक बहुत अच्छा यात्रा वृत्तांत आया, हिंदू कुश के उस पार। 1976 में काका साहब कालेलकर की किताब आई, प्रकृति का संगीत। काका साहब कालेलकर की एक और बड़ी मशहूर किताब बाद में आई थी, जिसका नाम था यात्रा का आनंद, जिसे हिंदी के सबसे अच्छे यात्रा वृत्तांतों में माना जाता है। 1982 में नेत्र सिंह रावत का यात्रा वृत्तांत पत्थर और पानी दिनमान में क्रमशः प्रकाशित हुआ, जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। 1983 में कृष्णनाथ का किन्नर धर्मलोक और लद्दाख में राग विराग नामक यात्रा वृत्तांत आए। 1985 में एक यात्रा वृत्तांत आया, यात्रा आख्यान आया अजित कुमार का सफरी झोले में। अजित कुमार का ये आख्यान उदयपुर से लगाकर जम्मू कश्मीर तक की जगहों के बारे में रचा हुआ था। इस यात्रा आख्यान में न केवल अजित जी ने इन स्थानों की रंजकता, इन स्थानों की मोहकता का वर्णन किया है, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों, वहाँ के जनजीवन को भी वहाँ के लोगों से बातचीत करने के माध्यम से उन्होंने जानने समझने की कोशिश की है। एक जिसे कह सकते हैं हम कि उनका ये जो यात्रा आख्यान है सफरी झोले में, वो इस विधा की सचमुच एक चमकदार कृति है। इसके बाद एक थोड़ा लंबा, थोड़ा ये कहें हम कि एक ठहराव देखने को इस विधा में मिलता है। उसके बाद जिस किताब से हिंदी में फिर इस विधा में हलचल हुई, वो किताब थी अमृतलाल वेगड़ की सौंदर्य की नदी नर्मदा, जो कि 1992 में आई। इससे पहले पहल में उनके इसी यात्रा आख्यान के कुछ अंश छपे थे, और जिससे ये हिंदी के पाठकों को मालूम चला था कि अब इस विधा में एक बड़ा काम होने वाला है। और इस किताब के बाद में अमृतलाल वेगड़ ने पूरी अपनी त्रयी को पूरा किया, नर्मदा त्रयी को। सौंदर्य की नदी नर्मदा पहली किताब थी। इसके बाद में उनकी और भी किताबें आई, जिनमें जो प्रमुख थी 1998 में आई अमृतस्य नर्मदा, और तीसरी किताब आई नर्मदा तीरे तीरे। वेगड़ जी के इन यात्रा आख्यानों के माध्यम से हमने नर्मदा नदी के सौंदर्य को जाना समझा, और नर्मदा नदी के सौंदर्य को ही जाना समझा नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए नर्मदा के आसपास के पूरे जीवन को, जनजीवन को हमने ठीक तरीके से देखा। अमृतलाल वेगड़ की आँख से नर्मदा को देखना एक नया भिन्न अनुभव था। इस आख्यान के बाद में जिस दूसरी किताब ने हिंदी में सचमुच बड़ी हलचल की थी, वो हलचल थी असगर वजाहत की किताब से आई हुई हलचल, जिसका शीर्षक था चलते तो अच्छा था। 2008 में ये किताब आई थी, और इस किताब ने इस विधा की ऊंचाई और इस विधा की गहराई, ये कहना चाहिए व्यापकता और गहराई, दोनों को उन्होंने इस किताब में हम देख सकते हैं। उन्होंने इस किताब में ईरान का यात्रा आख्यान लिखा था, लेकिन इसका शिल्प और इसका अंदाज
इतना रोचक था, इतना प्रभावशाली था कि असगर वजाहत के ही पाठक नहीं बल्कि यह कहना चाहिए कि हिंदी के तमाम अन्य गद्य विधाओं में रुचि रखने वाले, कथेतर विधाओं में रुचि रखने वाले लोगों ने इसे खासा पसंद किया था। उन्होंने इसके लिए एक खास तरह की युक्ति का इस्तेमाल किया था जिसमें ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी एक तलाश में वहाँ गए हैं, और वो तलाश क्या है, वह तलाश पूरी हुई या ना हुई, ये एक अलग बात है, लेकिन उस तलाश के सूत्र के मार्फत असगर वजाहत अपने पाठकों को बांध कर रखते हैं। और अगर हम इसे पढ़ें तो इस जो भारतीय संस्कृति के संबंध ईरान, इराक या और आसपास के तमाम देशों से जुड़ते हैं, उनका भी एक बहुत सुंदर सा चित्र हमें देखने को मिलता है। इस किताब के बाद 2012 में एकदम नए लेखक अनिल यादव का यात्रा आख्यान आया, वह भी कोई देश है महाराज। उस किताब ने तो हिंदी में जितनी हलचल मचाई उतनी कम किताबें मचाती हैं। इस किताब के बारे में यह कह सकते हैं कि यह किताब केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि पूरे भारतीय जनजीवन के बारे में एक नई पीढ़ी के व्यक्ति, एक नई पीढ़ी के लेखक कैसे भारत के जीवन को देखते हैं, और कैसे वो जब नॉर्थ ईस्ट में यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं तब वहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं शेष भारत के बारे में, और शेष भारत की समझ या जो हमारी ये कहना चाहिए कि जो हमारी वहाँ की पूर्वोत्तर के संबंध में जो छवि है उसे हमें बताने की कोशिश करते हैं। अपने लाजवाब अंदाज, अपनी लाजवाब कहन और चुहलबाजी, और इससे तो किताब का शिल्प बनता है, लेकिन जिससे किताब को मजबूती मिलती है वो है उनका शोध। उन्होंने नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर यहाँ के स्थान के बारे में बहुत गंभीरता से, बहुत कायदे से उन्होंने लिखा है, और ये कहना चाहिए कि कम से कम हिंदी के पाठकों को तो इन राज्यों के बारे में, यहाँ के जीवन के बारे में पहली बार इतनी गंभीरता से देखने समझने का मौका इस किताब ने दिया। इस अनिल यादव के यात्रा आख्यान की एक और विशेषता है स्थानीय रंगों को देखने और उन्हें महसूस करने की बेजोड़ क्षमता। वे इन राज्यों में जहाँ कहीं भी जाते हैं स्थानीय जनजातियों के घरों को देखते हैं, उनके रहने के ढंग, भोज, जीवन, वहाँ के पशु पक्षी, सब कुछ को देखते हैं और इतनी आत्मीयता से उसका अंकन करते हैं कि पाठक का भी मन होने लगता है कि मैं इनके साथ यात्राओं में क्यों नहीं चला गया। जाहिर है कि अनिल यादव का यात्रा आख्यान हो या असगर वजाहत का यात्रा आख्यान हो, ये किसी भी तरह की कुंठाओं से मुक्त है। एक पुरानी नज़ीर याद आती है जो कि अज्ञे ने अपने यात्रा आख्यान की भूमिका में दी थी, जिस यात्रा आख्यान का शीर्षक था एक बूंद सहसा उछली। उन्होंने अपनी उस किताब की भूमिका में एक बात कही थी कि मेरी यह पुस्तक मार्गदर्शिका नहीं है, इसके सहारे यूरोप की यात्रा करने वाला यह जान लेना चाहे कि वह कैसे वह कहाँ से कहाँ तक जा सकेगा, या कैसे मौसम के लिए उसे कैसे कपड़े ले जाने होंगे यहाँ, या कि कहाँ कितने में उसका खर्चा चल सकेगा, तो उसे निराशा होगी। देखा जाए तो यात्रा वृत्तांतों का, यात्रा आख्यानों का ये उद्देश्य भी नहीं होता कि उन्हें पढ़कर हम किसी स्थान या जगह के बारे में उनसे हम गाइड का काम ले सकें। जगहों का ब्यौरा और आने जाने के इंद्राज से यात्रा आख्यान नहीं बनते। यात्रा आख्यान असल में यात्राओं की मौज मस्ती और यात्रा करने के आनंद, और ये कहना चाहिए कि यात्रा के उद्देश्य की गरिमा से कोई यात्रा आख्यान, कोई यात्रा वृत्तांत यात्रा आख्यान के स्तर तक पहुंचता है। इस पूरी कालावधि में हमारी हिंदी भाषा में लिखे गए जिन पुस्तकों को हम सचमुच का यात्रा आख्यान मान सकते हैं, उनमें मुश्किल से दर्जन भर किताबें होगी। इन किताबों में ऐसी जो कुछ अच्छी किताबें जिन्हें हम याद कर सकते हैं, उनमें एक जानी मानी कथाकार मृदुला गर्ग का यात्रा आख्यान है जो 2006 में आया था, कुछ अटके कुछ भटके। ललित सुरजन जाने माने पत्रकार, विद्वान, उनका 2007 में एक यात्रा आख्यान आया शरणार्थी शिविर में विवाह गीत। अशोक अग्रवाल का आया था 2011 में किसी वक्त किसी जगह।
ओम थानवी का यात्रा आख्यान, जो कि उन्होंने पाकिस्तान या ये कहिए कि अविभाजित हिंदुस्तान के मशहूर स्थान मोहनजोदड़ो की यात्रा पर लिखा था, जो 2011 में आया था मोहनजोदड़ो। पंकज बिष्ट का 2012 में यात्रा आख्यान आया खरामा खरामा। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने रूस और कजाकिस्तान की यात्राओं पर लिखा था 2013 में हिंदी सराय अस्त्राखान वाया येरेवान। इनके बाद दो लेखकों के यात्रा आख्यानों ने हिंदी के पाठकों को खूब प्रभावित किया, जो थे राकेश तिवारी का सफ़र एक डोंगी में डगमग, अजय सुडानी का दर्रा दर्रा हिमालय। दोनों 2014 में आए थे। 2 किताबों का और जिक्र करके मैं इस बात को ख़त्म करूँगा। रामजी तिवारी का यात्रा आख्यान आया था 2017 में, लद्दाख में कोई रेंचो नहीं रहता, और ऋतुराज का चीन डायरी, जो कि 2018 में प्रकाशित हुआ था। कुछ पुराने यात्रा आख्यानों को भी हम याद कर सकते हैं, जो कि बड़े मशहूर हुए, बड़े मकबूल हुए, और जिन्होंने हिंदी के पाठकों को अपनी रंजकता, अपने गद्य की मोहकता और यात्रा की गरिमा को ये कह सकते हैं कि बहुत शालीनता से, बहुत गंभीरता के साथ और गद्य की पूरे वैभव के साथ में दर्ज किया। कुछ महिलाओं के यात्रा आख्यानों को भी अगर हम इस प्रसंग में याद करें तो अनुचित नहीं होगा। गगन गिल का आया था कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर 2008 में अवाक। कृष्णा सोपती जी का 2012 में बुद्ध का कमंडल लद्दाख। अनुराधा बेनीवाल, जिनका यात्रा वृत्तांत बहुत चर्चित हुआ, युवा लेखिका हैं, 2015 में उनका आया आज़ादी मेरा ब्रांड। इसी तरह 2016 में कुसुम अंसल का एक यात्रा आख्यान आया सरे राह चलते चलते, जो कि उन्होंने पाकिस्तान और विदेश की यात्राओं पर लिखा था। तेजी ग्रोवर का 2016 में आया नीला घर और दूसरी यात्राएं। इस विधा के बारे में एक टिप्पणी ये की जा सकती है कि विश्वसनीयता इसके लिए ज़रूरी है। आप जिस किसी भी यात्रा पर लेखक या यात्री गया है, वहाँ का इंद्राज या वहाँ का वर्णन इस विश्वसनीयता, आत्मीयता और रंजकता के साथ करे कि पाठक उसको हृदयंगम कर सके। यात्रा आख्यानों के बाद में हम बात करेंगे साक्षात्कार या भेंटवार्ता पर। साक्षात्कार या भेंटवार्ता का अर्थ होता है कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करे और उसे लिख लिया जाए, तो उसे हम उस छपे हुए रूप को हम साक्षात्कार या भेंटवार्ता कहते हैं। हिंदी में मोटे तौर पर 2 तरह के साक्षात्कार, 2-3 तरह के साक्षात्कार हमको देखने को मिलते हैं। आमतौर पर साहित्यकारों से लिए हुए साक्षात्कारों को हम इस विधा की महत्वपूर्ण कृतियाँ मानते हैं, क्योंकि उनमें न केवल अगर किसी लेखक से बात की जाती है तो लेखक अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में और अपने पूरे लेखन के बारे में गंभीरता से बात कर पाता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो इसे एक विधा की गरिमा भी प्रदान कर पाता है। बाकी साक्षात्कार एक लोकप्रिय विधा है, क्योंकि मीडिया के विस्फोट के बाद में राजनेताओं, खिलाड़ियों, पत्रकारों, यहाँ तक कि साधारण लोगों से भी साक्षात्कार टीवी पर, अखबारों में हम प्रतिदिन देखते हैं। लेकिन उन सबको हम रचना का दर्जा नहीं देते। रचना का दर्जा हम उन्हीं साक्षात्कारों या उन्हीं भेंटवार्ताओं को दे सकते हैं जिनमें सचमुच विधा के स्तर तक जाने की गहराई हो। शुरुआत या भेंटवार्ताओं या साक्षात्कारों की कब हुई, इसको लेकर फिर हमें भारतेंदु युग की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसा हमें प्रमाण मिलता है कि पंडित राधाचरण गोस्वामी ने सबसे पहले भारतेंदु का एक साक्षात्कार लिया था, जो कि प्रकाशित भी हुआ था। इनके बाद पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर से संगीत विषयक एक भेंटवार्ता की थी, जो कि समालोचना पत्रिका के सितंबर 1905 अंक में प्रकाशित हुई थी। बनारसी दास चतुर्वेदी, जो कि अन्य गद्य विधाओं के उन्नायक समझे जाते हैं, उन्होंने साक्षात्कार जैसी विधा का भी भरपूर प्रयोग किया। उन्होंने अनेक लोगों के साक्षात्कार लिए और उन्हें इस विधा का आचार्य कहना गलत नहीं होगा। जैनेन्द्र कुमार और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उस दौर में इंटरव्यू प्रभाकर माचवे जी ने लिए थे, लेकिन सवाल आता है कि इस विधा की पहली पुस्तक कौन सी थी। 1952 में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश की किताब आई थी, मैं इनसे मिला, जिसे इस विधा की पहली पुस्तक मानी जाती है।
इसके बाद 1968 में और 1978 में 2 किताबें आई रणवीर रांगरा की, जो जिनका शीर्षक था सृजन की मनोभूमि और साहित्यिक साक्षात्कार। इनमें उन्होंने अनेक लोगों के साक्षात्कार लिए थे, भारतीय भाषाओं के, हिंदी के लेखकों के भी। अज्ञेय से लिए गए साक्षात्कारों की एक पुस्तक 1979 में आई थी, अपरोक्ष, और जो पुस्तक इस विधा की सबसे चमकदार किताब मानी जा सकती है, या यूँ कहें कि जो इस विधा की चरम उपलब्धि है, वह किताब है मनोहर श्याम जोशी की किताब बातों बातों में। 1983 में इस किताब का प्रकाशन हुआ था। इस किताब का एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। हुआ ये था कि नामवर सिंह ने अपने संपादन में निकलने वाली पत्रिका आलोचना के लिए का एक अंक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर निकालने की सोची। उन्होंने, तब द्विवेदी जी चंडीगढ़ में थे, उन्होंने जोशी जी से कहा कि आप उनका एक इंटरव्यू कर दीजिए। जोशी जी गए इंटरव्यू करने, 2 दिन उनसे बातचीत करते रहे, लेकिन कुछ ऐसा बना कि वो साक्षात्कार नहीं कर पाए। जब लौटकर, खाली हाथ लौटकर वो दिल्ली आए तो उन्होंने नामवर जी से माफ़ी मांगी। नामवर जी ने कहा, आपने जो कुछ उनसे जो भी बातचीत की है, जिस भी तरह से, चाहे औपचारिक अनौपचारिक, उसी को लिख दीजिए। उन्होंने लिख दिया। जब वो छपा तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना था कि आपने अपने कमीज में या पैंट में कहीं कोई टेप रिकॉर्डर छिपा रखा था। तो अगर आप उस इंटरव्यू को पढ़ें जो मनोहर श्याम जोशी जी ने बाद में लिखा अपनी स्मृति के आधार पर, वह इस विधा की सर्वोत्तम उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आता है। इसी किताब में नागार्जुन और दूसरे तमाम लेखकों से लिए गए इंटरव्यू भी पढ़ सकते हैं, बातों बातों में, जिसका शीर्षक है और जो 1983 में प्रकाशित हुई थी। एक और किताब याद आती है, भारत यायावर द्वारा संपादित रेणु से भेंट। रेणु से लिए गए साक्षात्कारों पर किताबें हैं, फणीश्वर नाथ रेणु से, जो 1987 में प्रकाशित हुई। समीक्षा ठाकुर ने एक किताब संपादित की थी जो 1994 में आई थी, जिसका शीर्षक था कहना न होगा। नामवर सिंह जी से लिए गए इंटरव्यूज़ की, साक्षात्कारों की ये किताब है। काशीनाथ सिंह, जो कि जाने माने कथाकार हैं, साहित्य अकादमी से सम्मानित, उनसे लिए गए साक्षात्कारों की किताब का प्रकाशन 2012 में हुआ। गपोड़ी से गपशप। इस विधा में जो लोग सबसे अधिक निरंतर सक्रिय रहे हैं, उनमें महावीर अग्रवाल और कृपाशंकर चौबे का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने इस विधा में अनेक पुस्तकें हिंदी को दी हैं। किताबघर प्रकाशन ने मेरे साक्षात्कार शीर्षक से एक पूरी श्रृंखला ही प्रकाशित कर दी है, जिसमें रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, भीष्म साहनी, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, स्वयं प्रकाश जैसे लोगों से लिए गए साक्षात्कारों की किताबें हम पढ़ सकते हैं। इस विधा के बारे में 2 बातें कह के इस विधा पर हम बात पूरी करेंगे। इस विधा का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि एक साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार दाता से उसके संबंध में, उसके जीवन या उसके लेखन या उसके किए गए या उसके दिए गए उसके प्रदाय से संबंधित बात करता है, बल्कि इसका महत्व इस रूप में भी है कि वो कितना उस व्यक्ति से संबंधित कितनी ऐसी बातें हैं जो अब तक लेखन या किसी भी अन्य माध्यम से प्रकाश में नहीं आई है, उनको भी वो बाहर निकाल पाता है। उनसे कुछ ऐसी बातें निकलवा पाता है जो बातें अब तक पाठक नहीं जानते थे। ये बातें सनसनीखेज भी हो सकती हैं, आत्मीयतापूर्ण भी हो सकती है, और किसी भाषा या विधा या ये कहिए कि किसी विषय से संबंधित नई किस्म की बातें भी हो सकती है। आज के इस प्रसंग में आखिरी जिस विधा पर हमें बात करनी है वो है डायरी। डायरी का क्या महत्व है? डायरी कोई लेखक या कोई व्यक्ति जो दैनंदिन रोज लिखता है, उसे उस लिख दिए गए वृत्तांत को या उस लिख दिए गए पृष्ठ को हम साहित्य का दर्जा दे सकते हैं? सवाल पैदा होता है। लेकिन इसका जवाब यह होगा कि जिस तरीके से लिख दी गई प्रत्येक चीज़ साहित्य का दर्जा नहीं हासिल कर लेती, वैसे ही हर डायरी विधा के स्तर को नहीं छू लेती। तो डायरी, हम उसी किताब को या हम उसी डायरी को डायरी जैसा लेखन मानते हैं जो किताब या जो डायरी सच में जिस व्यक्ति ने लिखी है उस व्यक्ति के अंतर्मन को, या ये कहा जाना चाहिए कि उस विधा की ऊंचाई को छूने का
साहस रखती हो, दम रखती हो। उस डायरी के अंदर लेखक का निजी संसार हो जो आत्मीयता और सच्चाई से भरा हुआ हो सकता है। रचना प्रक्रिया भी हो सकती है, अपने आसपास के या अपने देखे गए जीवन के अनुभवों का प्रामाणिक विवरण भी हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि डायरी में जो लेखक कह देता है, आमतौर पर वो साहित्य में नहीं जो साहित्य में नहीं कहा है वह भी डायरी में वो कह देता है। जैसे किसी अपने समकालीन लेखक के बारे में कोई प्रिय या अप्रिय टिप्पणी। आशय यह है कि सबसे सच्चा, अगर लेखक अपना कुछ लिख रहा है, अपना सच्चा बयान कहीं दर्ज कर रहा है, तो संभवतः वह पत्रों में या डायरियों में ही ऐसा करता है। सवाल फिर से आता है कि हिंदी में सबसे पहले डायरी कब आई? तो खोजने में हमें सत्यदेव परिव्राजक की डायरियां भी मिल जाती हैं, लेकिन कायदे से सबसे पहले हिंदी में डायरी का प्रकाशन प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस में हुआ था। जनवरी 1932 में हंस का आत्मकथा अंक आया था। उसी में सबसे पहले प्रेमचंद ने कुछ लोगों की डायरियों को छापा था। 1967 में प्रकाश जैन, जो कि अजमेर से लहर नाम की पत्रिका का संपादन प्रकाशन करते थे, उस लहर ने 2 भागों में डायरी अंक का प्रकाशन किया था, जिसमें सुरेंद्र चौधरी, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, अजित कुमार, रघुवंश, राजीव सक्सेना, राजकमल चौधरी, स्वदेश दीपक और आलोचक मधुरेश जैसे जाने माने लेखकों के डायरी अंश प्रकाशित हुए थे। कुछ नई पुरानी किताबों का, इस विधा की महत्वपूर्ण किताबों का मैं उल्लेख करता चलूँ। 1940 में घनश्याम दास बिरला, जाने माने उद्योगपति, की किताब आई थी डायरी के कुछ पन्ने। इलाचंद्र जोशी, उपन्यासकार, कथाकार, 1952 में उनकी किताब आई थी डायरी के कुछ नीरस पृष्ठ। बच्चन जी, जो हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक हैं, 1971 में प्रवास की डायरी आई। चंद्रशेखर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, 1977 में मेरी जेल डायरी, उनकी किताब आई। बिशन टंडन, जिन्होंने आपातकाल की डायरी शीर्षक से अपनी किताब का प्रकाशन करवाया। मलियच की डायरी, जो कि जाने माने आलोचक कवि थे, 3 खंडों में नामवर सिंह के संपादन में आई, और जिस किताब ने इस विधा को सबसे अधिक प्रतिष्ठा दी वह मलियच की डायरी ही थी। अजित कुमार, जिनकी किताब उनके निधन से कुछ अरसा उसी साल आई थी, धीरे 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 धीरे। सत्यनारायण, जोधपुर के जो जाने माने लेखक हैं, उनकी अनेक डायरियां प्रकाशित हुई है। बलराज पांडे, बनारस के रहने वाले, उनकी अनेक डायरियां प्रकाशित हुई हैं। कुछ ऐसे भी लेखक हैं जिनकी अन्य पुस्तकों में डायरियों के अंश प्रकाशित हुए। इस तरह के हमें 2 प्रसंग याद आते हैं। अजित कुमार की किताब अंकित होने दो, जिसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ ने अज्ञे जी के संपादन में किया था 1954 में। उसमें अजित कुमार जी की डायरी के अंश हमें मिलते हैं पढ़ने को, और अज्ञे जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये निश्चित रूप से एक बड़े रचनाकार की आहट इस पुस्तक में, इस लेखन में हमें मिलती है। इसी तरह से रघुवीर सहाय ने की एक किताब मैकमिलन से 1976 में आई थी, दिल्ली मेरा परदेश। उसमें रघुवीर सहाय ने अपने डायरियों के अंश भी दिए थे, और वह किताब रघुवीर सहाय के गद्य की सर्वोत्तम किताब में से एक समझी जाती है। सौभाग्य से अभी अभी राजकमल प्रकाशन ने इस किताब का पुनर्प्रकाशन किया है। हमें देखना चाहिए कि इस विधा का क्या सचमुच कोई और ऐसा महत्व बनता है, ऐसा प्रसंग बनता है जो कि इस विधा को एक गंभीर विधा के रूप में, एक बड़ी विधा के रूप में, एक जरूरी विधा के रूप में स्थापित करता हो। तो यही सार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वह ऐसा लेखन जो कि मूल लेखन में नहीं आ पाया है, वह वो सच्चाइयाँ जो कहानी, कविता, उपन्यास जैसी प्रतिनिधि विधाओं में, बड़ी विधाओं में नहीं आ पाई हैं, जीवन की वो तमाम सच्चाइयाँ जो बाकी जगहों पर नहीं आ पाई है, वो तमाम सच्चाइयाँ, वो तमाम बातें, वो तमाम आत्मीय झलकियाँ, वो तमाम कड़वाहटें, वो तमाम कुंठाएं, वो तमाम शिकायतें, वो तमाम जीवन के रंग डायरियों में मिलते हैं। तो डायरी एक समय में उपेक्षित, या यूं कहें कि जिस पर लोगों का ध्यान अधिक नहीं जाता था, लेकिन इधर जब हम देख रहे हैं कि नई शताब्दी में कथेतर विधाओं का
नए सिरे से प्रसार, नए सिरे से उत्थान हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि इन विधाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जैसा कि मैंने अभी अभी जिक्र किया था, चंद्रशेखर की डायरी का प्रकाशन हुआ। तो चंद्रशेखर हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन हम उन्हें एक साहित्यकार के रूप में नहीं जानते, रचनाकार के रूप में नहीं जानते। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो साहित्यकार नहीं है, रचनाकार नहीं है, वो भी इन विधाओं में, डायरी या संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसी विधाएं, जिनके लिए कोई उपन्यास या कहानी जैसा चुस्त और ये यूं कहें कि वैसा सजग शिल्प ना भी हो, आपके पास कहन की ईमानदारी हो, प्रस्तुतिकरण की रोचकता हो और जीवन की सच्चाइयों को पेश करने का, लिखने का मादा हो, आप इन विधाओं में बेहतर लिख सकते हैं। तो ये उदाहरण हमारे सामने है कि चंद्रशेखर जी ने अपनी जेल डायरी के मार्फत हमें उस दौर की युगीन सच्चाइयों के बारे में बताया। बिशन टंडन ने अपनी डायरी के मार्फत आपातकाल के बारे में हमें बताया। तो कहना मैं यही चाहता हूँ कि इन तमाम कथितर विधाओं ने, जिनमें चाहे यात्रा आख्यान हो, चाहे डायरी हो, चाहे साक्षात्कार हो, इन विधाओं ने साहित्य के संसार को और अधिक व्यापक किया है। उस संसार में केवल शुद्ध साहित्यकारों के बजाय जो साहित्यकार के खांचे में नहीं आ पाते, ऐसे लोगों को भी साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया है और इससे साहित्य का लोकतंत्र अधिक व्यापक हुआ है, अधिक फैला है, उसका विस्तार हुआ है, जो कि किसी भी भाषा, किसी भी देश, किसी भी समाज के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। जितने अधिक लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, अपने मन की बात, अपने जीवन की बात कहेंगे, खुलकर कहेंगे, वह समाज उतना अधिक तरक्की करेगा, वह समाज उतना अधिक खुला बनेगा, वह समाज उतना अधिक कुंठा रहित होगा। हम एक अच्छे देश, अच्छे समाज, अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं, तो उसमें इन तमाम विधाओं का, इन तमाम लेखन की प्रविधियों का बड़ा महत्व है। मैं समझता हूँ कि इस महत्व को, इन जिन कृतियों का हमने अभी जिक्र किया, वो कृतियाँ उस महत्व को बढ़ाने वाली है। धन्यवाद।